शरद पवार ये कह रहे हैं कि इस महाराष्ट्र को मणिपुर बनाने की साजिश चल रही है, हो सकता है कि यहाँ मणिपुर बनाया जाए, तो इसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। कि डबल इंजन सरकार ने मणिपुर में वो सब कर लिया जो ये कर सकते थे, लेकिन इसके बावजूद मणिपुर की दोनों सीटें ये लोग हार हैं। ये एक सच्चाई है। तो अगर हमारे यहाँ की सिविल सोसाइटी और समाज अपनी जिम्मेदारी अदा करे तो इनका जो हाल मणिपुर में हुआ है उससे खराब हाल इस विशालगढ़ के बावजूद महाराष्ट्र में हो सकता है। फैज ने कहा था, यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क यानी जनता, यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, न उनकी रस्म नहीं है न अपनी रीत नहीं, यूं ही हमेशा खिलाए हमने आग में फूल, न उनकी हार नहीं है न अपनी जीत नहीं। शुक्रिया। विशालगढ़ का आंखों देखा हाथों आप लोगों ने इरफान साहब से और असलम साहब से सुन ही लिया। हर घटना के तीन पहलू होते हैं। एक तो यह है कि क्या हुआ और कैसे हुआ। तो क्या हुआ और कैसे हुआ ये जानने के लिए ग्राउंड जीरो पे जाना पड़ता है, जिसके लिए हमारे ये साथी गए थे। लेकिन जब सारी सच्चाई सामने आ जाती है तो फिर ये जानने की कोशिश की जाती है कि ये क्यों हुआ। और हम लोग अपने नुक्ते नजर से, अपने जाविये से, अपनी ऐनक से देखते हैं। मैं चाहता हूं कि आप बीजेपी की ऐनक लगा के देखें, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि ये सुनियोजित था। तो आखिर बेचारी बीजेपी ने ये सुनियोजन क्यों किया, ये भी जानना जरूरी है। दोस्तों, इसके लिए मैं दो रिपोर्ट का हवाला दूंगा जो पिछले हफ्ते आई है। एक है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट और दूसरी रिपोर्ट है वोट फॉर डेमोक्रेसी। ये दोनों रिपोर्ट हम लोगों ने गौर से नहीं पढ़ी, लेकिन बीजेपी और आरएसएस वालों ने बहुत गौर से पढ़ी। और इस रिपोर्ट की सच्चाई अगर आपके सामने आएगी तो आप भी अगर बीजेपी में होंगे, सरकार में होंगे और सरकार बचाना चाहते होंगे तो दंगे कराएंगे, इसलिए कि उसके सिवा कोई चारा नहीं है। अब मैं आपको पहले एडीआर की रिपोर्ट के बारे में बताऊं। ये भी एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है। उसमें यह कहा गया कि 2019 में 347 सीटें ऐसी थी, 347, जहां डेटा एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था। यानी कितने वोट लोगों ने दिए, कितने वोट निकले, इसमें इस तरह की चीजों में फर्क आ गया था। लेकिन 2024 में जो चुनाव हुए उसमें 538 सीटें ऐसी थी जिसमें डेटा एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था। यानी आपको पता होगा भारत में कुल मिला के 543 सीट है, 543 जगह इलेक्शन हुआ। उसमें से 538 जगह पर जो डेटा आया वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है। आप अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 99 से थोड़ा सा ज्यादा है, 99.08। तो आप ये देखिए कि कितने बड़े पैमाने पर घपलेबाजी हुई है। यानी जैसे यहाँ पर महाराष्ट्र में पार्टियों को चुराया गया, तोड़ा गया, फिर चुराया गया, उनका नाम चुराया गया, उनका निशान चुराया गया, अब पूरा इलेक्शन ही चुराने की कोशिश की गई। ये बात तो बहुत पहले से कहते रहे हमारे दोस्त, लेकिन हम लोग इनकी बात मानते नहीं थे। अभी थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। अब इसका असर क्या हुआ वो वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट में आता है। वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट ये बोलती है कि ये जो डेटा हेरा फेरी है इसमें 4,65,00,000 वोटों का घपला, और उसकी वजह से एनडीए को 15 राज्यों में 79 सीटें
मिली, तो आप जो है वो 240 में से 79 घटा दो और इंडिया की 239 में 79 बढ़ा दो, तो आपको पता चलेगा कि रियल रिजल्ट क्या है इस इलेक्शन का। अब चलिए आप बोलेंगे भाई पूरे भारत में विशालगढ़ तो अपने महाराष्ट्र का मामला है, अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसकी बात करो। तो ये जो रिपोर्ट है इसके मुताबिक महाराष्ट्र में अगर ये घपलेबाजी नहीं होती तो एनडीए को 11 सीटों का नुकसान होता। बीजेपी को कुल 9 सीट मिली है, अगर 11 सीटों का नुकसान हो जाता तो कितनी मिलती आप समझ लीजिए। अब ये रिपोर्ट आपके सामने है, आप गृह मंत्री हैं, आपको 3 महीने बाद इलेक्शन जीतना है, तो आप क्या करेंगे? आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आप जो है उन 3 महीनों में ये तो नहीं बता सकते कि हमने बहुत सारा काम कर दिया है, तो फिर आप ये करेंगे कि दंगा फसाद कराएंगे, और इसलिए ये दंगा हो रहा है। यही बात हमारे इरफान साहब ने भी कंक्लूड की थी कि इसका कारण राजनीति है। ये तो मेरी पहली बात थी। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के सबसे सीनियर जो लीडर हैं, यानी जिनको भीष्म पितामह कहा जाता है, वो शरद पवार साहब। अभी 2 दिन पहले उनका एक बयान आया कि महाराष्ट्र को मणिपुर बनाया जा सकता है या बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, और उन्होंने ये कहा कि पड़ोसी राज्य में ये बनाया जा चुका है। पड़ोसी राज्य कौन सा है वो हम जानते हैं, जहां यहाँ की सारी इंडस्ट्रियां जा रही है आजकल, क्योंकि बाई रोड जाना पड़ता है ना, हवाई जहाज की जरूरत नहीं, समर्थन सड़क कोई जरूरत नहीं। अब शरद पवार, बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके बयान को हम सीरियस नहीं ले सकते, इसलिए कि वो आज बोलते हैं कि मैं उंगली पकड़ के आया, कल उनको जो है वो पद्म विभूषण देते हैं और परसों कहते हैं कि ये भटकती आपा है। तो जो आदमी इस तरह की बातें करता है, आप उसकी बात को सीरियस नहीं ले सकते। जो ये कहता है कि 7,000 करोड़ का घपला हुआ, अगले दिन जो है डेप्यूटी सीएम बना लेता है, और फिर उस यानी भतीजे को डेप्यूटी सीएम बना लेता है और चचा के बारे में बोलता है कि वो जो है वो भ्रष्टाचार का सरगना है, तो ऐसे आदमी को भी हम सीरियसली नहीं ले सकते। लेकिन शरद पवार उस तरह के नेता नहीं है कि जो लूज टॉक करते हो, जो इलेक्शन जीतने के लिए जो है वो फुलझड़ियां छोड़ते हो। तो अगर शरद पवार ये कह रहे हैं कि इस महाराष्ट्र को मणिपुर बनाने की साजिश चल रही है, हो सकता है कि यहाँ मणिपुर बनाया जाए, तो इसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। और उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, फैज साहब ने बताया, तुषार गांधी साहब ने बताया, अभी मौलाना दरियाबादी साहब भी बताएंगे। लेकिन मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करना चाहता हूं, वो ये है कि इन लोगों की डबल इंजन सरकार ने मणिपुर में वो सब कर लिया जो ये कर सकते थे, लेकिन इसके बावजूद मणिपुर की दोनों सीटें ये लोग हार हैं। ये एक सच्चाई है। तो अगर हमारे यहाँ की सिविल सोसाइटी और समाज अपनी जिम्मेदारी अदा करे तो इनका जो हाल मणिपुर में हुआ है उससे खराब हाल इस विशालगढ़ के बावजूद महाराष्ट्र में हो सकता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे प्रेस वाले भाई इस संदेश को सारे लोगों तक पहुंचाएंगे, और यहाँ जो सिविल सोसाइटी के लोग मौजूद हैं वो अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे और इनको जो है वो उसी तरह का सबक सिखाएंगे जिस तरह के मणिपुर में सिखाया गया। फैज के 2 अशार मैंने लिखे थे, वो भी सुना देता हूँ। फैज ने कहा था, यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, खल्क यानी जनता, यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, न उनकी रस्म नहीं है न अपनी रीत नहीं, यूं ही हमेशा खिलाए हमने आग में फूल, न उनकी हार नहीं है न अपनी जीत नहीं। शुक्रिया।